आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम सब आज पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में और ये क्लास 10 का बायोलॉजी होगा जिसमें ये अध्याय 2 होगा और अध्याय 2 का ये पार्ट है, ठीक है 2। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नितेश कुमार। दोस्तों आपको यहाँ पे हम सब ये जो आज के पार्ट वीडियो में आए हैं, हम सब यहाँ पे क्लास 10th का श्वसन चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका है दोस्तों। ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। इस पार्ट में 2 जो पढ़ना रह गया है वो मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम इसमें जानेंगे कि मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होता है और श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं दोस्तों, उसके बारे में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मानव श्वसन तंत्र में जो भाग लेने वाले अंग हैं वो है आपका नासिक छिद्र, लैरिक्स और श्वास नली और ये फेफड़ा, ठीक है। ये 4 अंग हमारे श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं और ये चारों अंग मिलकर के एक श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम सब समझेंगे कि चारों अंग किस प्रकार से श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, किस प्रकार से श्वसन की क्रिया को करता है दोस्तों, उसके बारे में। तो उसको ये समझने के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा डायफ्राम को यहाँ पे एक मानचित्र को लिए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक समझाने का प्रयास किया है अपनी भाषा में जो, ठीक है। चलिए, तो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, मानव श्वसन तंत्र है जिसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ये देखिए यहाँ जो हमने ऐसा ही बना के रखा है आपके लिए, ठीक है। ये नाक हमने बनाया है, नाक है, ये आपका मुख है, ये आपका गला है और ये आपका लैरिंक्स है जिसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं। और ये आपका ट्रैकिया है जो श्वास नली का काम करता है और ये आपके फेफड़ा है, ठीक है। किस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है ना, हम इसको समझने से पहले प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम सब वायुमंडल से क्या करते हैं, हम सब वायुमंडल से O2 गैस लेते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम सब वायुमंडल से केवल O2 गैस लेते हैं, बट बताएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, वायुमंडल से सांस के रूप में हवा लिया, तो वो सांस नाक के माध्यम से जो नासिक जो छिद्र होते हैं, हमारा ये जो हमें नासिक छिद्र दिया गया है, ठीक है। ये नासिक छिद्र क्या करता है, ऊपर से वायुमंडल से हवा लेगा, अब हवा लेकर के ये गला के माध्यम से प्रवेश करेगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैरिंक्स होता है जो हमारे गला के अंदर फिक्स होते हैं, तो जहाँ से आवाज़ निकालने का काम करते हैं। तो लैरिंक्स जो है स्वर यंत्र है जहाँ से आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि गैस प्रवेश करेगी ये श्वास नली से होते हुए, तो श्वास नली जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, श्वास नली में ना इस प्रकार का एक अर्धवलयाकार सी आकार का आकृति होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं दे। तो यदि क्या होगा कि यदि हमारा श्वास नली चिपक जाएगा ना तो सांस अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, हवा अंदर नहीं जाएगा, तो ये ना चिपके, इसीलिए श्वास नली के अंदर ये अर्धवलयाकार इस प्रकार का जो शेप होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया कह देते हैं। अब यहाँ से सांस के रूप में जो गैस हम ले रहे हैं वो गैस कहाँ आएगा, वो श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ा में आएगा। नीचे आकर के क्या होता है कि श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाता है, एक दायां की तरफ, एक बाएं की तरफ। तो जो 2 भागों में बढ़ता है श्वास नली, हम सब उसको ब्रोंकस कह देते हैं, ठीक है। और एक इस फेफड़ा में खुलता है और एक भाग इस फेफड़ा में खुलता है, ठीक है। फेफड़ा के अंदर ऐसे कई सारे बच्च गुहा टाइप का कई सारे आकृति होते हैं, हम समझिए कि जिसे ब्रोंकिओल्स कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकिओल्स के अंदर कई सारे छिद्र होते हैं, जिसको वायुकोश कहते हैं। और जो भी हम सांस के रूप में हवा ले रहे हैं वो यहाँ आकर के इस वायुकोश में क्या होता है, वो जाकर के भरा हुआ होता है, ठीक है। एक बात और है कि हम जो सांस के रूप में ना वो ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें कई सारे गैस रहते हैं, हाँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, O2 रहता है, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारे बॉडी को O2 चाहिए, तो मेरा फेफड़ा क्या करता है, O2 को केवल O2 को ग्रहण कर लेता है और बाकी सारे गैसों को यहीं से वापस कर देता है। अब यहाँ क्या है, हमारे फेफड़ा के अंदर जो वायुकोश सारे हैं उस वायुकोश में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। अब ऑक्सीजन गैस चाहिए किसको, तो चाहिए हमारे शरीर को उत्तक या कोशिकाओं को। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर, उत्तक के अंदर क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा वो वहाँ मौजूद है। लेकिन उसको विखंडन के लिए क्या चाहिए दोस्तों को, तो उसको विखंडन के लिए हमें O2 चाहिए। अब वहाँ तक जो पूरे शरीर के जो कितने पूरे कोशिका हैं यहाँ तक O2 लेकर जाएगा कौन, तो वो O2 लेकर जाता है कौन, रुधिर। लेकिन रुधिर में एक अवयव होते हैं, हम सब जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। अब तो आपको पता है, और हाँ, ये जो ब्रोंकिओल्स हैं इसमें कई सारे महीन रक्त की धमनियाँ होती हैं जो जुड़े होते हैं, ठीक है। अब पूरे शरीर में तो रक्त है, अब उत्तक से रक्त पूरे शरीर से रक्त आएगा और कहाँ पर आएगा, हृदय में आएगा। हृदय में जो कि उस खून में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो क्या है,
मतलब ऐसे हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो मतलब ऐसा खून है ना जो मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन लोडेड खून है। अब उस वह खून को क्या करेगा हमारा हृदय, हमारा ये दिल क्या करेगा, उस खून को ना फेफड़ा में क्या कर देगा, एक बार पंप कर देगा। जैसे ही फेफड़ा में पंप करेगा तो फेफड़ा में पहले से मौजूद क्या है, तो O2 मौजूद है। अब वहाँ से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस पूरे रक्त को लोड कर लेगा। लोड करके एक बार फिर से हृदय में आएगा और वो हृदय क्या करेगा, पूरे खून को जिसमें ऑक्सीजन लोड हो चुका है पूरे ऊतक में क्या करेगा, फैला देगा। यही कारण है ना कि हमारा हृदय क्या होता है, सब हमेशा धक 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 करने का वो काम करता है, क्योंकि हमेशा खून को क्या करता है, वो पंप करते रहता है। ठीक है, अब क्या होगा कि पूरा ऑक्सीजन वाले जो खून थे, जिस खून में हीमोग्लोबिन के सहारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में गया, और वहाँ पे क्या होगा, कोशिका में जाएगा। कोशिका में कार्बोहाइड्रेट है, वहाँ से विखंडन की क्रिया करेगा और विखंडन कर करके ऑक्सीकरण की क्रिया करके CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करेगा। और हम उसी ऊर्जा का क्या करते हैं दोस्तों, इस दैनिक जीवन में काम करते हैं। अब तो इसके बाद ये फेफड़ा के नीचे सपोर्ट के लिए ना यह एक आकृति होता है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सब सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फैलता है और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो फैलने और सिकुड़ने के सपोर्ट के लिए ये डायफ्राम हमें होता है। ठीक है, ताकि ये अधिक न सिकुड़ जाए, अधिक न फैल जाए। ठीक है, तो ये डायफ्राम इसको सुरक्षित करने का काम करता है दोस्तों। ये बात हो गई। अच्छा जी, यदि एक बात और बात करेंगे तो ये जो श्वास नली है ना, इसकी लंबाई लमसम अप्रॉक्स यानी 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इसके यदि व्यास की बात करें, मोटाई की बात करें तो 16 mm होता है। किसका, श्वास नली का, याद रखोगे। और यहाँ से तो ये हो गया। अब हमारे शरीर में कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन के दौरान CO2 भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये CO2 हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है। ठीक है, और एक बात क्या है कि श्वसन के दौरान ना दो क्रियाएं होती है। क्या है, एक उच्छ्वास होता है और एक प्रश्वास होता है। ठीक है, यानी हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, तो ये दोनों क्रिया को उच्छ्वास और प्रश्वास कहते हैं। और जब दोनों क्रियाएं मिलकर जब श्वसन का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, श्वसन कह देते हैं। अब है इसका लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ है वो आपका क्या है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है जी, ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, ये आपका जब श्वसन में क्योंकि उच्छ्वास और प्रश्वास होता है तो ये दोनों मिलकर के श्वसन का काम करता है। हम इसी को क्या कह देते हैं, श्वासोच्छ्वास कह देते हैं। मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम सब श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रिया मिलकर संपन्न होती है। अब बात रह गया कि श्वासोच्छ्वास में होता क्या, यानी CO2 बाहर कैसे निकलता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम ले लिए हैं। ये आपका हमारा फेफड़ा का दो फेफड़ा है। ठीक है, चलिए मान करके कि इस फेफड़ा से क्या हो रहा है कि O2 ऊपर से हम सांस में लिए, O2 यहाँ पर आया। अब यहाँ पे O2 मौजूद है। अब हृदय खून को पंप करेगा, खून इसमें जाएगा, हृदय में जाएगा, और खून में हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, देख लीजिए हम क्या लिखा, रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण। अब फेफड़ा में जो ऑक्सीजन है उसे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने ऊपर लोड कर लेगा। लोड कर करके अब पूरे शरीर में वो खून का बहाव करना शुरू कर देगा, क्योंकि खून के सहारे क्या बह रहा है, ऑक्सीजन गैस बह रहा है। और वो ऑक्सीजन बह करके कहाँ जाएगा, ऊतक और कोशिकाओं के समूह में जाएगा। और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा। विखंडन होने के दौरान CO2 बनेगा, H2O बनेगा और बहुत सारा ऊर्जा मिलेगा हम सबको। हम ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दैनिक काम में कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और जल हमको चाहिए, बट CO2 का परिवहन कैसे होगा, क्योंकि हमको CO2 तो चाहिए नहीं। अब क्या होगा, जब ऊतक में जब CO2 होता है तो वह CO2 हमारे खून के सहारे, खून में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्या है, खून में घुलनशील है। वो खून में क्या होता है, घुल जाता है, और घुल करके वो खून के सहारे CO2 कहाँ चला जाता है हृदय में। हृदय क्या करेगा, उस खून को पंप कर देगा फेफड़ा में। फेफड़ा अब वहाँ से क्या करेगा, खून को छानेगा, और जो खून में जो आपका CO2 मिला हुआ है उसे क्या करेगा, बाहर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था जो पार्ट 2 हमने दिया क्लास 10 का बायोलॉजी का श्वसन चैप्टर। पार्ट 1 हमने पढ़ा कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद होगा समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट करिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, हमने एक बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हमने यहाँ पे बताने का दोस्तों काम किया है। इस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन की क्रियाएँ पूरी होती है दोस्तों। तो हम सब मिलते हैं अगले बस एक थोड़ा सा काम करते रहिए ना। हम आपको बहुत लगन से पढ़ाते हैं। तो बस आपसे एक गुजारिश क्या है कि इस वीडियो को ना उन मित्रों को फैलाइए जो मित्र
एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भला होगा तो उनका भी भला होगा। बस एक छोटा सा सपोर्ट यदि कर सकते हैं, यदि आप हमें अपना समझते हैं तो ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, और हम इसी प्रकार से आपके लिए काम करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे को बढ़ेंगे अगला साथ चैप्टर के साथ, उमंग के साथ दोस्तों, ठीक है।